एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का। मुजफ्फरनगर हिंसा में मरने वालों की संख्या 38 हो गई है। आज दिन में 1.25 घंटे के लिए कर्फ्यू में छूट दी गई। फिलहाल मुजफ्फरनगर में माहौल ठीक है। मुजफ्फरनगर में माहौल बिगड़ने के पीछे एक फर्जी वीडियो को वजह माना जा रहा है। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान के वीडियो को मुजफ्फरनगर का बताकर कुछ लोगों ने बवाल को हवा देने का काम किया। सवाल यह है कि नफरत फैलाने का लेकिन आखिर जिम्मेदार कौन है? मुजफ्फरनगर अमन की राह पर चल पड़ा है, लेकिन 4 दिन पहले इस शहर में जो कुछ हुआ उसके जख्म भरने में महीनों लग जाएंगे। 27 अगस्त को छेड़खानी के बाद पूरा बवाल शुरू हुआ था, लेकिन पुलिस की नाकामी और एक फर्जी वीडियो ने अमन के माहौल को बिगाड़ दिया। एक वीडियो जो बहुत ज्यादा प्रचलित है, सोशल मीडिया के माध्यम से सर्कुलेट किया जा रहा है, वो किसी भी प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसी भी घटना से संबंध नहीं रखता है। वो एक ऐसा वीडियो है जो लगभग 2 साल पहले YouTube पे अपलोड किया गया था, और जो उसको देखने से प्रतीत होता है वो इस प्रदेश ही नहीं अपितु अनुमान ऐसा लगता है कि इस देश के बाहर कहीं कोई घटना है जिसको वो दर्शाया जा रहा है। पुलिस जिस वीडियो का जिक्र कर रही है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के सियालकोट का है, जिसे 2010 में YouTube पर डाला गया था। बताया जा रहा है कि उस वीडियो में 2 भाइयों को बर्बर तरीके से भीड़ ने डकैत समझकर मार डाला था। इस फर्जी वीडियो को अपने तरीके से काट छाट कर एक समुदाय विशेष के लोगों की बर्बरता दिखाने की कोशिश की गई। कवाल कांड के नाम से वीडियो एक बार जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, लोगों ने उसे शेयर करना शुरू कर दिया। झगड़ा करना, राजनीतिक लाभ उठाना, इसका उद्देश्य था, और जिसने वो क्लिप निकाली है उन लोगों के खिलाफ एक्शन होने चाहिए। हम लोगों ने उस पे फेसबुक पे भी उस पे कमेंट डाला था कि ये वीडियो हमारे भारत की नहीं है। पढ़े लिखे लोगों में से किसी भी व्यक्ति ने उस पे विश्वास नहीं किया, लेकिन जो अशिक्षित समाज है और ग्रामीण समाज है उसमें कुछ भ्रांतियां फैली उससे। आरोप है कि मेरठ के सरथाना से बीजेपी विधायक ठाकुर संगीत सिंह सोम ने भी इस फर्जी वीडियो को फेसबुक पर शेयर किया, ये लिखते हुए कि देखो मुजफ्फरनगर में क्या हो रहा है। पुलिस के मुताबिक इसके बाद उनके कार्यकर्ताओं ने इसकी सीडी भी बंटवा दी। बाद में पुलिस ने विधायक और उनके समर्थकों सहित कुल 229 लोगों के खिलाफ केस तो दर्ज किया, लेकिन तब तक बात काफी आगे निकल गई थी। उसको हम लोगों ने ब्लॉक भी करवा दिया था, लेकिन उसकी सीडी बना के जो है वो फिर उसको बांटा गया। उसके कारण भी जो है उस एरिया में तनाव रहा। बताया जाता है कि सीडी बंटने के बाद ही कुछ लोगों ने चर्चा के लिए शनिवार को महापंचायत बुलाई थी। महापंचायत में वीडियो को लेकर चर्चा भी हुई। इसी के बाद जब पंचायत में शामिल लोग लौटने लगे तो हिंसा भड़की और 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की जान गई। जिला प्रशासन ने ये सोचा कि शायद इस पंचायत को रोकने से जो है वो चूंकि बहुत संख्या में लोग आएंगे, शांति व्यवस्था की स्थिति खराब होगी, इसलिए इसको हो जाने दिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये लोग इस पंचायत के लिए आ रहे थे तो एक आध जगह जो है वो सांप्रदायिक झड़पें हो गई। लोग वापस जा रहे थे, तब जो है वो जगह जगह पे ये घटनाएं हुई, और उसी के प्रतिक्रिया में शहर में भी जो है वो घटना हुई। ये तो साफ है कि फर्जी वीडियो का मकसद माहौल को खराब करना ही था, लेकिन वीडियो किसने तैयार किया और किन लोगों ने इतनी जल्दी सैकड़ों लोगों तक इसे पहुंचाने में मदद की, पुलिस इसकी जांच कर रही है। फिलहाल कुछ सफेद पोश शक के घेरे में हैं, जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए जा रहे हैं। कि YouTube पे तो हम लोगों ने उसको जो है वो ब्लॉक कर दिया था, लेकिन उसके MMS और CD जो है वो बढ़ रहे थे, तो नेचुरली उसको रोकना जो है वो थोड़ा मुश्किल काम होता है। अभी भी हम लोगों को सूचना मिली है कि कुछ साइट्स जो है वो क्रिएट किए गए हैं मुजफ्फरनगर के दंगों को, और चल रहा है, टिप्पणी आनी शुरू होगी, तो फेसबुक पे उनको किया है। टाइम प्रोसेस लगता है। मुजफ्फरनगर को 16वीं सदी में जिला बनाया गया था। आजादी के बाद से मुजफ्फरनगर गुड़ की मिठास के लिए मशहूर था, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी मुजफ्फरनगर में ही मौजूद है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामलों ने मुजफ्फरनगर के गुड़ की मिठास को कड़वाहट में बदल दिया। ताजा मामले में अब तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है और मुजफ्फरनगर में कर्फ्यू बरकरार है। कैमरामैन राजेश और सुधीर चौहान के साथ अभिनव उपाध्याय, एबीपी न्यूज, मुजफ्फरनगर। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कौन है जिम्मेदार ये नफरत फैलाने के लिए जिसकी आग में मुजफ्फरनगर झुलस रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रियंका चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले रविदास मेहरोत्रा जी, आपसे मेरा सवाल, आपकी सरकार है, मुजफ्फरनगर में दंगे हुए हैं, कौन है जिम्मेदार नफरत फैलाने के लिए?
देखिए, एक बात हमको स्पष्ट करनी है कि हमारा ये मानना है कि दुनिया का मालिक एक ही है, उसी का नाम ईश्वर है, उसी का नाम अल्लाह है, उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम खुदा है। जो लोग अपने स्वार्थों के लिए, जो लोग वोट की राजनीति के लिए, जो लोग कुर्सी प्राप्त करने के लिए हिंदू मुसलमान में दंगा करने का काम करते हैं, जो लोग किसी का लहू बहा करके चाहते हैं हमें कुर्सी मिल जाए, हम लोग उनकी तीव्र भर्त्सना करते हैं। मुजफ्फरनगर में जो 38 लोगों की मौत हुई, उससे हम लोगों को बहुत गहरा कौन जिम्मेदार है आपके मुताबिक? कौन जिम्मेदार है? ये दंगा कराने का काम किया है, किसने किया ये? देखिए, एक घटना थी। देखिए, स्पष्ट रूप से जो वहां रिपोर्ट आ गई है, भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायकों ने मिल करके दंगा कराने का काम किया है जी। एक लड़की को घटना और हुई आपने रोका नहीं, उसके बाद 3 बार पंचायत हुई और आपकी सरकार ने रोका नहीं। पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के नेता हुकम सिंह वहां खुद गए। देखिए, हमारी सरकार ने 27 तारीख को घटना के बाद वहां के डीएम का, वहां के एसएसपी का ट्रांसफर कर दिया। सरकार ने सख्ती के साथ आदेश किए कि जो भी दंगाई हैं, जो दंगा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो सौहार्द खराब करने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्ती के साथ रविदास मेहरोत्रा जी, सख्ती किसको कहते हैं आप? देखिए, सख्ती किसको कहते हैं आप? संगीत सोम जो सरदाना से विधायक हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया क्योंकि उन्होंने एक इस तरह का वीडियो फेसबुक पर शेयर किया था। उसके बावजूद उन्हें महापंचायत में जाने दिया गया। क्यों? आपने मामला दर्ज किया था, आपने उनके समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, आप आगे भी कार्रवाई करते, आप अरेस्ट करते। देखिए, हम लोग वहां पर यह कहा गया कि यहां पर यह खबर आई कि वो महापंचायत शांति कायम करने के लिए हो रही है। ठीक, सरकार का उद्देश्य और लक्ष्य था कि शांति कायम हो जाए, अमन कायम हो जाए और लोग चैन से वहां पर रहें। चलिए, ठीक है, आपके मुताबिक वहां छूट दी, वो इसलिए छूट दी गई क्योंकि शांति बहाल करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए वो महापंचायत बुलाई जा रही है, ऐसा सरकार को जानकारी मिल रही थी। ठीक है, बीजेपी से हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी मौजूद है। आप बीजेपी पर ही सारा दोष मढ़ रहे हैं ना, वो हमारे साथ मौजूद है। सुधांशु जी, बीजेपी के नेता जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और बीजेपी की वजह से नफरत फैली है मुजफ्फरनगर में, आप सुन रहे हैं रविदास मेहरोत्रा जी को? देखिए, जब से समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में आई है 2012 मार्च से, तब से लगातार दंगे हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ये कोई मुजफ्फरनगर का पहला इंसिडेंस नहीं है, ये तो एक इनकी आदत बन गई है कि जो कुछ भी हो उसको बीजेपी की तरफ डाइवर्ट कर देना। जो कुछ मुजफ्फरनगर में हुआ, फैजाबाद, बहराइच, इलाहाबाद, मथुरा, बरेली, आप ये बताइए, आपकी सरकार है और आप कह रहे हैं कि दंगे कोई और करा रहा है। सूचना तंत्र आपका है, इंटेलिजेंस आपकी है, सरकार आपकी है, और आज ये पहला घटना हो तो आप आरोप लगाएं। पिछले इतने वर्षों में जो कुछ हुआ है, आप एक की भी रिपोर्ट दे पाए? आप एक के भी दोषी को सजा दे पाए? आज आप ये कह रहे हैं कि एक वीडियो से शेयर कर दिया गया और वो दंगे का मूल कारण था। मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि अभी कुछ महीने पहले जहां दंगे हुए हैं, वहां जहां दंगे हुए हैं, उन सब दंगों में आपका हाथ रहा है, लेकिन आज ये खुल करके सामने आ गया कि भारतीय जनता पार्टी, नहीं, मैं वहीं पे आ रहा हूं, खुद जाकर के देखिए, मैं एक बात बता रहा हूं। सुधांशु जी, सरकार की जो कमियां है उस पर हम रविदास जी से सवाल करेंगे, लेकिन क्या आपकी पार्टी के नेता उस तरह के उत्तेजक भाषण दे सकते हैं या उन्हें देने चाहिए जिस तरह का माहौल था उसमें जाकर? जनता के गरीब बेगुनाह लोगों का खून बहा करके, देखिए, यदि कोई व्यक्ति उत्तेजक भाषण दे रहा था, देखिए, बेगुनाह लोगों के खून बहा करके, रविदास जी पहले अपनी बात दिल्ली में रविदास जी देख रहे लोग, न पूरा नहीं होगा ये। रविदास जी सुन लीजिए सुधांशु जी का जवाब, फिर आप बोलिएगा। जी सुधांशु जी, देखिए, हमको ये कहना मेरा ये कहना है कि यदि कोई भी व्यक्ति नफरत फैला रहा है, जिन लोगों के हाथ खून से लगे, गरीब बेगुनाह निर्दोष लोगों का कत्ल करने का काम किया गया है। नहीं रविदास जी, आपकी सरकार की जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे, आप उनकी बात सुन लीजिए, फिर आप बात अपनी रखिएगा। जी सुधांशु जी बोले। ये बताइए, हुकम सिंह जी वहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि किसी भी व्यक्ति ने, हमारा प्रश्न सुन लीजिए, हुकम सिंह जी नेता है, रविदास जी सुन लीजिए, आपने अपनी बात रखी। अरे भाई, पहले या तो आप अपनी बात कर लीजिए, फिर हमको बात करने दीजिए। अपनी बात रखिए, आप एक सेंटेंस बोलते ही बीच में बोलने लगते हैं। उनकी बात सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। जी बोलें सुधांशु जी। हाँ, मेरा ये कहना है
मेरा यह कहना है कि यदि किसी भी व्यक्ति ने उत्तेजक भाषण दिया है, आपको लगता है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा, दोनों में से किसी भी समुदाय का हो, आप उस पर कार्रवाई करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर इस सरकार की मंशा देखिए ना, स्पष्ट दिखाई पड़ती है। दुर्गा शक्ति नागपाल का कुछ मिनटों में सस्पेंशन, यहां 14 दिन में कोई कार्रवाई नहीं। अब आप एक बार और उसके बाद आप देखिए, इन्होंने सरकार की मंशा एकदम साफ है, उनके खिलाफ मुकदमा भिजवा करने की कोशिश की, हाईकोर्ट ने इंटरवीन किया, उसके बाद करा जाएगा। आप देखिए जिस दिन ये 84 कोसी परिक्रमा, भाई देखिए इस ढंग से आप बात करेंगे तो कैसे हो पाएगा। 84 कोसी परिक्रमा को जिस दिन इन्होंने प्रतिबंधित किया है, उसी दिन सामाजिक योजनाओं में मुस्लिम समुदाय को 20% का रिजर्वेशन देने की घोषणा की है। 84 कोसी परिक्रमा को रोकने का बयान किसने दिया? आजम खान ने दिया। लेकिन सरकार की पूरी मंशा जो है, लेकिन आप ये कोई भी भाषण नहीं दे रहा था ना। आपकी पार्टी के विधायक दल के नेता है हुकुम सिंह, आपकी पार्टी के नेता है, बाकी 4 विधायक जिनका नाम लिया जा रहा है वो आपकी पार्टी के हैं, तो वो ऐसे कैसे कर रहे हैं? अच्छा चलिए, आप हमारी पार्टी के विधायक नेता की बात छोड़ दीजिए, मैं आप हमारी पार्टी के विधायक के नेता को छोड़ दीजिए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का स्टेटमेंट है कि कम्युनल डिवाइड इतना गहरा हो गया है, महापंचायत में गए और अगर वहां पर लोग तलवार लेकर के आए थे, यही सवाल है ना, बैश पॉइंट नीचे आ जाता है। एसएसपी को फोन क्यों नहीं किया? यहाँ पर लोग तलवार लेकर के आ गए। प्रियंका चतुर्वेदी भी हमारे साथ मौजूद है, वो भी अपनी बात रखना चाहती है। प्रियंका जी, आप सुन रही हैं, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के जो नेता मौजूद हैं एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन कौन है जिम्मेदार इस नफरत फैलाने में? आए हैं असलाहे लेकर के आए हैं और वहां समाजवादी में दोनों पक्षों को वो रविदास मेहरोत्रा जी के बहस करने के स्टाइल में दिख रहा है। ये समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है वो रविदास मेहरोत्रा के बहस करने के स्टाइल में दिख रहा है। ये सेंटेंस नहीं पूरा करने दे रहे हैं और अपनी बात थोपे चले जा रहे हैं। यही बाहुबली का जो चरित्र है, दबंगई वाला, ये नेचुरल नैसर्गिक चरित्र है, इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है। आप पूरी बात नहीं करने देते हैं। सुधांशु जी सुन लीजिए। अच्छा, इसमें मैं कहना कुछ चाहूंगी, दोनों पार्टियों के चरित्र एक एक करके बात रखेंगे ना, तभी बात हो पाएगी, ऐसे नहीं होगी। मैं दोनों जी को सुन लीजिए। हाँ, दोनों तरफ के चरित्र सुनने को मिल रहे हैं, मुझे दोनों पक्ष सुनने में मिले, पर मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि हाँ, सरकार कहीं ना कहीं, राज्य सरकार कहीं ना कहीं इसमें फेल हुई है कि दंगों को कंट्रोल नहीं कर पाई है। काफी समय से ये दंगे चले आ रहे हैं, सांप्रदायिक हिंसाएं बढ़ती जा रही हैं और 27 अगस्त को हुई वो जो हुआ था उसको बढ़ाकर आज तुमने इस हादसे पे ले आए हैं। और मैं इसमें बीजेपी को भी कहूंगी कि बीजेपी के जो एमएलए थे जिन्होंने ये सीढ़ियां बंटवाई, उनका इसमें बिल्कुल रोल था। और ये 84 कोस यात्रा से जो शुरू हुआ है, ये फिक्सिंग जो हुई है, मुझे तो दोनों क्या लग रहा है कि दोनों तरफ से हुई है। नहीं प्रियंका जी, लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है ना कि केंद्र सरकार और कांग्रेस पार्टी भी नरम है समाजवादी पार्टी को लेकर। इतना सब कुछ हो गया लेकिन उस तरह की आपकी बात नहीं सुनाई देती जिस तरह की गुजरात दंगों को लेकर आप बात करते हैं। नहीं, केंद्र सरकार हर उसमें उनसे रिपोर्ट्स लिए चली जा रही है राज्य सरकार से। जब 84 कोसी यात्रा भी हुई थी और जब उन्हें रद्द करने की बात हुई थी, तभी भी हमने कहा था ये राज्य सरकार पे निर्भर करता है कि वो सिक्योरिटी को देखते हुए वो करेंगे। तो राज्य सरकार इसमें स्टेट लॉ एंड ऑर्डर में किस तरह से इंटरफेयर करे। जी सुधांशु जी, आपने सुना प्रियंका जी को, वो कह रहे हैं कि सांठगांठ लग रही है उन्हें तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में। मैं कहूंगी कि बिल्कुल अब मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, समाजवादी पार्टी के सपोर्ट पर इनकी सरकार केंद्र में चल रही है। हालत 1.5 साल से खराब है। मुजफ्फरनगर की घटना ने उसकी पराकाष्ठा दिखा दी है कि सेना के बुलाए जाने के बाद भी 48 घंटे में नियंत्रण नहीं हुआ है। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने क्लियर कट कहा कि अब वो समय आ गया जब जनता का विश्वास उठ गया, आप बर्खास्त करिए, आपको जरूरत होगी, संसद में सपोर्ट करने को तैयार हैं। बर्खास्तगी की तो बात छोड़िए, ये किसी प्रकार का कोई एक जो अपैरेटस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट को आप चेक या इंटरवीन कर सकते हैं, उसको भी करने को नहीं तैयार हैं। इसलिए मेरा यह आरोप है कि यह सांप्रदायिकता की राजनीति के लिए तो कांग्रेस और सपा की मिलीभगत है। आप कांग्रेस के स्टेटमेंट देख लीजिए, इनके गृह मंत्री हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग करते हैं।
आप बताइए दिग्विजय सिंह जी क्या क्या बयान नहीं देते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ओसामा जी शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। वो तो बहुत डिटेल की बात है। तो मेरा कहने का तात्पर्य तो इन दोनों की मिली भगत है, दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में जनता को मूर्ख बना रहे हैं। प्रियंका जी, इस पर आपका जवाब। मैंने सुधांशु जी से, केंद्र में भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे कोई मंत्रियों का इस तरह की बयानबाजी नहीं हुई है या ऐसी भड़काने वाली स्पीचेस नहीं हुई हैं जो हम मुजफ्फरनगर में देख रहे हैं। बीजेपी ने बिल्कुल मौका परस्ती का काम किया है इसमें घुसकर, और इसमें लोगों का जो ऑलरेडी उत्तेजना थी वो और बढ़ी है, जिससे आज जो 38 मौतें हुई हैं वो उसमें बीजेपी भी जिम्मेदार है। ठीक है सुधांशु जी, उसके जो अरेस्ट हुए हैं और जो सुधांशु जी निकले हैं क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है आपकी? 38 मौत हो गई, क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है उन नेताओं की जिन्होंने इस तरह के भड़काऊ भाषण दिए जिसके बाद इस तरह के हालात बने? जी बिल्कुल, हमें इस पर पूरा दुख है और जो जिम्मेदारी है उसकी तय होनी चाहिए। मैं प्रियंका जी को एक बात का तो क्या आपकी पार्टी ने किया? क्या आपकी पार्टी ने किया? आपकी पार्टी के नेता है ना वो लोग, आपकी पार्टी के नेता हैं वो लोग, क्या किया आपकी पार्टी ने? नहीं, मैं अभी उस प्रश्न का उत्तर दे दूं तब आपको बताता हूं। जो आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या दिग्विजय सिंह जी जब आजमगढ़ के संजरपुर में गए थे पिछले साल? सुधांशु जी, अभी हम ये बात करें, ऐसे तो बहुत सारी बातें हो सकती है, गुजरात की बात हो सकती है और तमाम बात हो सकती है। अभी फिलहाल आप नहीं पूरा नहीं, अभी एक मिनट सेंटेंस पूरा होने दीजिए। जी बोले। अच्छा नहीं, मैं बता रहा हूं इसकी बात। आज जो यासीन भटकल के साथ डॉक्टर हड्डी पकड़ा गया वो उनके साथ था या नहीं था? जी बोले। आप ये बताएं कि था या नहीं था। मैं कह रहा हूं यासीन भटकल के साथ जो डॉक्टर हैं जिनको हड्डी नाम से कहा जाता था वो थे कि नहीं थे पूरे टाइम दिग्विजय सिंह जी के साथ आजमगढ़ के संजरपुर में? अरे भाई, जिन लोगों का एटीट्यूड ये है वो एटीट्यूड हमको शिक्षा दे रहे हैं सांप्रदायिक सौहार्द की, जो इस ढंग के लोगों के साथ खुलेआम घूमते हैं और उनके पक्ष में बयान देते हैं, जो आप राजनीतिक बात कर रहे हैं हमको शिक्षा देते हैं, जिसका जवाब और जहां तक हमारी बात है। ठीक है जी, बोले आप अपनी बात रखें सामने जी, फिर मैं प्रियंका जी से जवाब लेती हूँ, वो देना चाहती हैं जवाब इस पर। हाँ, तो मेरा यह कहना है कि जहां तक हमारा प्रश्न है, हमारा यह कहना है आतंक इस ढंग के जो सांप्रदायिक मामलों में जो भी आरोपी हो उस पर कार्रवाई हो, हम उसको पूरा सहयोग करते हैं। यहां तक कि गुजरात के मामलों में भी कार्रवाइयां हुई हैं, लोगों पे सजा हुई है, मंत्रियों पे, विधायकों पे, सब पे हुई है। मगर यहां तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो अदालत के बम के आरोपियों के केस ही विड्रॉ करने की कोशिश कर ली। अरे भाई, इनके एटीट्यूड हमारे एटीट्यूड में क्या कंपैरिजन? हम तो आज भी कहते हैं जो गलत है बुलाइए, तथ्य लाइए, प्रमाणित करिए और सजा दीजिए। हमारे हुकुम सिंह जी नेता विधायक दल, उन्होंने कहा कि प्रूफ है तो आप आइए हमको गिरफ्तार कर लीजिए। प्रूफ नहीं है और आप मीडिया में केवल हवा बना रहे हैं। अगर आपके पास प्रूफ है तो आप लाइए और कार्रवाई करिए। हम कब रोक रहे हैं? आप सुन रहे सुधांशु त्रिवेदी को, वही कह रहे हैं कि बीजेपी तो रोक ही नहीं रही है, उनके नेता अगर इसमें शामिल है तो आप कार्रवाई करिए। आपने कार्रवाई नहीं की है या देर से की कार्रवाई? अब की तो है लेकिन देर से। पूरे मुजफ्फरनगर पूरे घटना की न्यायिक जांच के आदेश कर दिए गए। मुजफ्फरनगर घटना की न्यायिक जांच के आदेश कर दिए गए हैं। जो भी इसमें दोषी है, जिन लोगों के हाथ बेगुनाह निर्दोष लोगों के खून से रंगे हुए हैं, उनको ना जनता माफ करेगी ना उनको इतिहास माफ करेगा। और आपकी सरकार की क्या जिम्मेदारी थी रविदास जी? आपकी सरकार की क्या जिम्मेदारी थी? उस पर भी तो सवाल पूछे जा रहे हैं ना। आपको मालूम था, आपकी सरकार को मालूम नहीं था किस तरह के हालात बन सकते हैं, इस तरह का माहौल है वहां पर? तो लीजिए, हमारी सरकार, देखिए, सरकार ने तत्काल जो है एसएसपी और डीएम का ट्रांसफर हटाया, उनको नए एसएसपी आए, उसके बाद उनको हटाया, डीआईजी को, आईजी को, एसपी को, इंस्पेक्टर को रविदास जी, जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे, आपकी सरकार की इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रही थी? जो लोग आपकी सरकार के स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा था? आपकी सरकार का स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा था? अब आपकी सरकार में आपके जो मुख्यमंत्री हैं, आपकी सरकार के बाकी सभी लोग कह रहे हैं, और केंद्र सरकार कह रही है कि उन्होंने भी इंटेलिजेंस इनपुट दिया। अब आप कह रहे हैं कि बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार है, तो आप लोग जिम्मेदार नहीं है, आपकी सरकार जिम्मेदार नहीं। घटना के तत्काल बाद एसएसपी और डीएम उठा दिया गया। घटना होने क्यों दी गई? सवाल तो ये है ना रविदास जी। होते ही जो वहां पर एसएसपी और डीएम थे उनको हटा दिया गया और उनको ये आदेश किए गए, नहीं, घटना नहीं होने दी गई। देखिए, एक घटना लड़की छेड़ने को हुई थी, उस घटना को सांप्रदायिक और फिरका परस्त ताकतों ने पूरा ताकत लगा करके, लोग यूपी के बाहर से आए, गुजरात से आए, दंगा के स्पेशलिस्ट लोग वहां जो है बाहर के लोग आए, लोगों ने गवाहियां दी हैं कि दंगा कराने के लिए लोग जो हैं
बाहर के लोग आए और वो सब लोग पहचान लिए गए और हैं। आपकी सरकार ने उन्हें आने दिया? नहीं रविदास जी, कैसी बात करें आप बता रहे हैं कि ये सब कुछ होता रहा, गुजरात तक से लोग आ गए, आपने आने दिया उनको? आपकी सरकार ने आने दिया? आपकी सरकार सो रही थी, क्यों ना जिम्मेदार ठहराया जाए उन्हें? होता नहीं रहा, पहले आए, होता नहीं रहा। ठीक है सुधांशु जी, ठीक है, चलिए सुधांशु जी से जवाब ले लेते हैं इस पर। शहर के अंदर, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जिम्मेदार है। सुधांशु जी, लेकिन अगर आ रहे हैं सुधांशु तो जी, रोक देंगे। ठीक है सुधांशु जी, लेकिन क्या ये एक मामला हुआ था उसको इतना बड़ा रंग दिया गया, उसमें क्या बीजेपी के नेताओं ने अहम भूमिका निभाई उसको इतना बड़ा सांप्रदायिक रंग देने के लिए? और आप ठीक है, सुन लेते हैं जी रविदास जी। सुधांशु जी, देखिए, ये छोटी सी घटना जो बढ़कर बड़ी हो गई, ऐसा है प्रशासन का पक्षपातपूर्ण रवैया और स्वदेश पक्षपातपूर्ण रवैया उसके लिए उत्तरदायी था, जो कहीं ना कहीं सरकार की राजनीति से प्रेरित था। और इसीलिए मैं यह प्रश्न भी उठाना चाहता हूं कि सिर्फ समाजवादी पार्टी के सरकार में आने के बाद ये छोटी छोटी घटनाएं सांप्रदायिक दंगे का रूप क्यों लेती हैं? लेकिन क्या आपकी राजनीति ने उसमें आग में घी डालने का काम? मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा, एक विषय में और कहना चाहूंगा, ये सब तो बात डिस्कशन अपनी जगह है, सांप्रदायिकता के आरोपों से इतर भी एक कारण है। ऐसा होता है कि जब कोई प्रदेश में ऐसा नेतृत्व हो जो कि अनुभवहीन और अक्षम होता है, तो यह परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। ये युवा नेतृत्व के नाम पर जिन जिन जगहों पर सीएम और पीएम ऐसे लोग बने हैं, चाहे आप जम्मू कश्मीर में देख लीजिए, उमर अब्दुल्ला जी के साथ क्या हुआ, आज अखिलेश यादव जी के राज में उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। तो गुजरात में कारण है कि जब आप में जो बगैर जांचा परखे नेतृत्व को देते हैं, अनुभवहीनता के कारण बीजेपी का रोल है इसमें, इसके बारे में वो बिल्कुल चुप्पी साधे रहेंगे। उनने जो सीरीज बांटी, जो उन्होंने फेसबुक पे, बीजेपी का मैं कह तो रहा हूं, कोई रोल है तो आप जांच करिए, हम कब मना कर रहे हैं। देखिए, ये ब्लेम गेम बहुत अच्छा है। जी हाँ, देखिए, बड़ा अच्छा ब्लेम गेम आप लोगों ने कर रखा है कि गुजरात में हमारी सरकार थी तो भी दंगा हमने करवाया आपके अनुसार, जहां हमारी सरकार नहीं है वहां भी दंगा हमारी वजह से हुआ, और हमारे राज्यों में दंगा नहीं हो रहा है तो भी हमारी वजह से नहीं हो रहा है। यानी ये तो वो बात हो गई कि भेड़ियों और मेमने की कहानी, कि हर बात में गलती मेमने की नेताओं का नाम सामने आता है तो फिर वो सवाल उठाता है कि पार्टी के 4 नेताओं के नाम सामने आए जिन्होंने इस तरह के भाषण, अमित शाह के अपॉइंटमेंट से लेकर उनके अयोध्या के स्टेटमेंट से लेकर सब वही दोहराता है कि जो आपकी राजनीति है वो भाई नाम सामने आता है तो तथ्य लाइए, प्रमाणित करिए, कार्रवाई करिए। हम कब रोक रहे हैं? आप तथ्य लाइए, प्रमाणित करिए, कार्रवाई करिए। मुझे रोकना पड़ेगा इस चर्चा को यहीं पर। हमारे पास इतना ही समय इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नफरत फैलाने के लिए कौन जिम्मेदार है, सवाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, राजनीतिक बयानबाजी की जा सकती है, लेकिन वो नफरत फैलाने के आधार पर नहीं हो सकती, लोगों की जान पर नहीं हो सकती। 38 लोगों की मौत हुई है अभी तक मुजफ्फरनगर में, हालांकि अब हालात किसी हद तक काबू में आ रहे हैं।